हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और बारिश के मज़े ले रहे होंगे, है ना। पर इसी बारिश की वजह से देश के कुछ हिस्सों के अंदर बहुत त्रासदी आई हुई है। तो आप सब प्रे करें उन लोगों के लिए कि जल्दी से जल्दी वो सुरक्षित महसूस करें खुद को। और हम जो है वो हमारी 5वीं क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं, 5th क्लास रिप्रोडक्शन की, है ना। रिप्रोडक्शन जो है उसकी 5th क्लास। कल जो है वो हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि नर के अंदर जनन तंत्र किस तरीके का होता है। अब हम जो कल जहां हमने खत्म किया था उससे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो नाउ स्टार्ट्स शिशन, है ना। शिशन तो देखो, पहले इससे पहले हम पढ़ेंगे वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया, तो वासा डिफरेंशिया क्या होता है। ये एक नलिका है, एक नलिका जो एपिडाइडमिस से एपिडाइडमिस से स्खलन नलिका तक, स्खलन नलिका तक शुक्राणु लेकर जाती है। शुक्राणु ले जाती है, ठीक है। एक नलिका है जो एपिडाइडमिस से लेकर के, और इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं हम इसको, है ना। इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट तक जो है वो क्या लेकर के जाती है, शुक्राणुओं को लेकर के जाती है। उस नलिका का नाम है वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। उसके बाद है स्खलन नलिका, स्खलन नलिका यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, स्खलन नलिका क्या होती है, जो या जिसमें, है ना, आप ऐसे पढ़ें, जिसमें सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल आकर मिलता है। सेमिनल वेसिकल जिसमें आकर के मिलेगा, कल हमने पढ़ा था सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसिकल का जो डक्ट है, सेमिनल डक्ट जो है वो आकर के मिलता है किसके अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। मतलब वो जहां जिस ट्यूब के अंदर मिलेगा वहां से इजैकुलेटरी डक्ट स्टार्ट हो जाती है, और फिर जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो यूरेथ्रा तक लेकर के जाती है आगे स्पर्म को, और जो सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है उसको, है ना, उसका जो तरल है उसको यूरेथ्रा तक लेकर के जाएगी, है ना। तो यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा, इसके 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट सॉरी। यूरेनरी यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइलर यूरेथ्रा। तो यूरेनरी यूरेथ्रा क्या होता है, यहां पे ये यूरेनरी ब्लैडर है ना, ये यूरेनरी ब्लैडर है, ये वाला भाग जो है ये यूरेनरी ब्लैडर है। तो यूरेनरी ब्लैडर से जैसे ही नलिका निकलती है, यूरेथ्रा निकलता है, उसको हम बोलते हैं क्या, यूरेनरी यूरेथ्रा, जिसके अंदर यूरिन आता है ना, जिसके अंदर क्या आता है, यूरिन आता है। यहां से जो है वो यूरिन जो है, पेशाब जो है वो इस नलिका के अंदर आएगा यूरेनरी ब्लैडर से, तो उसे हम बोलेंगे यूरेनरी यूरेथ्रा। यूरेनरी यूरेथ्रा, इसके अंदर यूरिन आता है यहां से, ठीक है। उसके बाद जो है इस यूरेथ्रा के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो यूरेथ्रा का पार्ट होता है, ये वाला जो भाग है यूरेथ्रा का, ये कहलाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो घिरा होता है किससे, प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड।
ये वाली जो ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो यूरेथ्रा का पार्ट होता है वो कहलाता है क्या? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके बाद जो आगे वाला भाग है वो कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यहां से लेकर के प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से लेकर के, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से लेकर के, और जहां पर शिशन शुरू होता है ना, शिशन शुरू होता है, उससे पहले तक का जो भाग है वो कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, है ना। और लास्ट में आता है पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा यानी कि पेनिस। ये जो भाग है ये क्या है? ये है पेनिस का। तो पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा का भाग होता है ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा मतलब पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा का भाग है। और इसे हम, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट या यूरोजेनाइटल यूरेथ्रा, है ना, यूरोजेनाइटल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का वो भाग जिसके अंदर यूरो जो है वो आया है यूरिन से, पेशाब, और जेनाइटल वर्ड जो आया है वो आया है स्पर्म से, यानी कि शुक्राणु। जो यूरिन और शुक्राणु दोनों को कैरी करता है, दोनों को लेकर के जाता है, उसे कहा जाता है क्या? यूरोजेनाइटल यूरेथ्रा, यूरोजेनाइटल यूरेथ्रा। दोनों फीमेल्स के अंदर ये दो अलग अलग ट्यूब होती हैं, है ना। जो फीमेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा होता है वो सेपरेट होता है, अलग होता है, और जो जेनाइटल ट्यूब होती है, वेजाइनल ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, वो अलग होती है फीमेल्स के अंदर। पर मेल के अंदर जो है ये एक ही सिंगल ट्यूब होती है। इसी से यूरिन आता है और इसी से स्पर्म जो है वो ट्रेवल करके आता है अलोंग विद द सीमेन, है ना। तो इसको जो है वो 3 ग्लैंड होती है। यहां पे हमने जैसे बात की, एक तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या प्रोस्टेटिक ग्लैंड, प्रोस्टेटिक ग्लैंड, एक काउपर्स या बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और एक सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। ये 3 ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो इन तीनों ग्लैंड्स का काम जो है वो क्या है? ये कुछ तरल स्रावित करते हैं, और वो तरल जो है वो आगे जाकर के स्पर्म से मिलकर के वो बनाते हैं शुक्राणु, सीमेन, सीमेन की फॉर्मेशन करते हैं वो, है ना। तो 3 सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, 3 सहायक जनन ग्रंथियां, शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये 3 होती हैं। काउपर्स ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। काउपर्स ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी बोलते हैं। तो जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल है, ये रिलीज करती है क्या? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज रिलीज करती है ये, ठीक है। फ्रक्टोज रिलीज करती है ये, है ना। और ये रिलीज करती है कुछ तरल और कुछ आयन, ठीक है। ये 3 चीजें ये रिलीज करती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये रिलीज करती है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड प्लस में कुछ तरल, ठीक है। और जो काउपर्स ग्रंथि है ये रिलीज करती है म्यूकस प्लस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और इन तीनों के साथ मिलकर के जब शुक्राणु इन तीनों के साथ मिल जाता है तो इस पूरे को जो है वो हम बोलते हैं सीमेन, उस सारे को हम बोलते हैं सीमेन। तो आप देखो फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज और जो सिट्रिक एसिड है, फ्रक्टोज और जो सिट्रिक एसिड है ये दोनों मिलकर के फूड प्रोवाइड करवाते हैं। कौन कौन सा? फ्रक्टोज जो सेमिनल वेसिकल रिलीज करती है, और प्लस के अंदर सिट्रिक एसिड
जो कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करती है। ये दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड करवाते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। न्यूट्रिशन, फूड, है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं? टू स्पर्म, स्पर्म को। ठीक है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि वो क्या कर सके? स्विमिंग कर सके, है ना, क्या कर सके? स्विमिंग कर सके। जो तरल बनेगा उस तरल के अंदर जो है वो क्या कर पाएगा? ये स्विमिंग कर पाएगा। फ्रक्टोज का हम एक और यूज भी लेते हैं, फ्रक्टोज का हम एक यूज और लेते हैं, फ्रक्टोज का, है ना। अगर कोई फीमेल ये कहती है, अगर कोई फीमेल ये कहती है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो इस चीज की पुष्टि जो है वो किस पर आधारित की जाती है? रेप की पुष्टि जो है वो किस पर आधारित होती है? फ्रक्टोज के ऊपर। अगर फीमेल की बॉडी में कहीं पर भी फ्रक्टोज नहीं बनता, फ्रक्टोज जो है वो फीमेल की बॉडी में कहीं नहीं बनता, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहां तो कहीं पर नहीं बनता। ठीक है, अगर वहां पर फ्रक्टोज उपस्थित है, उस जगह पर फ्रक्टोज उपस्थित है, तो इसका मतलब उस महिला के साथ रेप हुआ है। तो रेप टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, रेप टेस्टिंग के लिए। ठीक है, रेप टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फ्रक्टोज का। अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो रेप पॉजिटिव है, अगर वो नहीं है तो रेप नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, ये विद इन 1-2 डेज के अंदर जो है वो करना होता है ये टेस्ट, है ना। उसके बाद जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वो जब संकुचन करता है और रिलैक्स करता है, जिसकी मदद से स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर की तरफ जाकर के और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाते हैं। दूसरा होता है इसमें म्यूकस। म्यूकस जो है वो जब कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में, जब कॉपुलेशन होता है तो उस दौरान जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को कम करता है ये, है ना, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को कम करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, है ना। जब सेक्सुअल एक्ट होता है तो उस दौरान जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उस फ्रिक्शन को कम करता है ये कौन? म्यूकस। तो ये काम है इन ग्रंथियों के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नर प्रजनन तंत्र का हार्मोनी नियंत्रण। हार्मोन का जो नियंत्रण है वो नर प्रजनन तंत्र के ऊपर किस तरीके से होता है? तो देखो, सबसे पहली जो ग्लैंड आती है वो है पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 2 हार्मोन रिलीज करती है। एक का नाम है एफएसएच और दूसरे का नाम है एलएच। एफएसएच जो है ये है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और दूसरे का नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन रिलीज करता है इनको? पिट्यूटरी रिलीज करती है। तो एलएच जो है, एलएच वो हमने पढ़ा था कि जो वृषण होते हैं, वृषण टेस्टिस, उसके अंदर एक कोशिकाएं होती हैं लेडिग सेल्स, लेडिग्स सेल्स। ठीक है, तो ये इसको स्टिमुलेट करता है,
इसको स्टिमुलेट करता है ना, इसको स्टिमुलेट करता है। इसको स्टिमुलेट करता है मतलब इसको पुश करता है कि तुम कोई हार्मोन रिलीज करो, तुम कोई चीज रिलीज करो, और वो ये जो लेडिग सेल्स हैं ये रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, तो ये रिलीज करती हैं उस टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो करवाता है क्या, ये करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है शुक्राणु का बनना, है ना, स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु का बनना। शुक्राणु का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, शुक्राणु का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो वो कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन करवाता है, वो टेस्टोस्टेरोन। तो पिट्यूटरी जो है वो एलएच सिक्रेट करती है, एलएच को स्रावित करती है। एलएच जो है वो लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उसको कहता है कि भाई तुम टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करो, यानी कि इसको स्रावित करो। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करवाता है, शुक्राणु के जो बनने की प्रोसेस है उसकी शुरुआत करता है। शुक्राणु के जो बनने की प्रोसेस है उसकी जो प्रक्रिया है उसको शुरू करवाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आवाज में भारीपन लेकर के आता है, दाढ़ी मूछ लेकर के आता है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको भी ये पुश करता है, उनको भी, उनके लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद आता है एफएसएच। एफएसएच जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को। ये स्टिमुलेट करता है किसको, सर्टोली कोशिकाओं को, ठीक है। सर्टोली कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है, और ये क्या करती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन देती हैं, ये न्यूट्रिशन देती हैं। किसको न्यूट्रिशन देती हैं ये न्यूट्रिशन देती हैं डेवलपिंग स्पर्म। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म बन रहे हैं उन स्पर्म को न्यूट्रिशन देंगी, भोजन देंगी, कौन, सर्टोली कोशिकाएं। और सर्टोली कोशिकाओं को ऐसा करने के लिए बोलता कौन है, इनको बोलता है कौन, एफएसएच। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये नियंत्रण है, कंट्रोल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, यानी कि नर जनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र का हार्मोनी नियंत्रण। हॉर्मोन्स जो हैं वो किस तरह से इसको नियंत्रित करते हैं, वो ये है ना। तो उसके आगे जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है नर में यौवनारंभ, वन सेट ऑफ प्यूबर्टी इन द मेल। यौवन का आरंभ नर के अंदर किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में जो है वो हमने पढ़ा अभी तक, क्या कि एलएच रिलीज होता है। एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ये लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और लेडिग सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो है इसको सिक्रेट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को। और ये जो है टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ये एक हार्मोन है, और इसकी शुरुआत होती है लगभग 13 से 15 साल की उम्र में। इस उम्र के अंदर लगभग यौवनावस्था की शुरुआत होती है 13 से 15। हालांकि घट करके अब ये 12 से 14 ही रह गया है ना। फीमेल्स के अंदर 12 से 13 और मेल के अंदर 13 से 14 के ऊपर, इस साल की उम्र के ऊपर जो है वो प्यूबर्टी आ जाती है। तो मेल के अंदर जब प्यूबर्टी आती है तो ये हार्मोन सिक्रेट होता है। पहले पिट्यूटरी एलएच सिक्रेट करती है और फिर लेडिग सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन। तो उससे होता क्या है, आवाज में भारीपन आता है। क्या होता है, आवाज में भारीपन आता है। आपने देखा होगा जब आप 13-14 साल के रहे होंगे, 13-14 या 15 साल के, तो जो आपके ऐसे रिश्तेदार जो बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं और वो उन्होंने आपसे कुछ कहा, दरवाजा खटखटाया,
और आपने अंदर से कुछ आवाज लगाई और फिर दरवाजा खोला, तो उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे तो लगा कि आपके पिताजी की आवाज है ये। यानी कि आपकी आवाज जो है वो एकदम से बदल जाती है, चेंज हो जाती है एकदम से। मतलब 3 से 5 महीने का प्रोसेस होता है। उस दौरान जो आपके घर में रहते हैं उनको तो वो तो डेली सुनते हैं, तो उनको तो आदत होती है, वो धीरे 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 अडेप्टेड होते हैं, उनको पता नहीं लगता। लेकिन जो कई दिनों के बाद मिल रहा है, आपसे 6 महीने पहले मिल रहा था, और फिर जब ये यौवनावस्था आपके अंदर आई, उस समय जब उसके बाद जब आपसे मिला, तो आपकी आवाज में बहुत भारीपन, और उन्होंने आपको टोका होगा कि तुम्हारी आवाज तो तुम्हारे पापा के जैसी हो गई, या तुम्हारे दादा या चाचा के जैसी हो गई, है ना। तो आवाज में भारीपन आता है। दूसरा काम क्या होता है? एक काम यह होता है कि दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है ना। दाढ़ी मूंछ जो है वो आ जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है। प्यूबिक हेयर आ जाते हैं। प्यूबिक हेयर, जो जननांगों के आसपास जो बाल होते हैं उनको प्यूबिक हेयर बोलते हैं। जननांगों के आसपास जो बाल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हमारे एक सर हैं, ये हंस रहे हैं इस बात को सुनकर के, तो नाम मैं बताऊंगा नहीं, है ना, वरना फिर आप मजाक उड़ाओगे, सर पढ़ाएंगे तो आपको। पर प्यूबिक हेयर जो है वो जननांगों के आसपास जो बाल होते हैं वो आ जाते हैं, उनको प्यूबिक हेयर बोलते हैं। जब दाढ़ी मूंछ आती है तो उन्हीं के साथ ये भी आ जाते हैं। कंधे चौड़े हो जाते हैं, है ना, क्या होते हैं? कंधे चौड़े हो जाते हैं। ये कुछ चेंजेस आते हैं जिससे पता लगता है कि मेल के अंदर प्यूबर्टी जो है, मेल ने प्यूबर्टी अटेन कर ली, यानी कि वो यौवनावस्था में कदम रख चुका है। ये कुछ साइन हैं उसके, और इस प्रोसेस की शुरुआत इस तरीके से होती है ना। तो आगे पढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र जो होता है, मादा जनन तंत्र जो होता है उसके अंदर एक जोड़ी ओवरी होती है, एक जोड़ी ओवरी होती है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा टफ है, मैं आपको थोड़ा सा एक इजी वाला बना करके बताता हूं। ठीक है, तो किस तरीके से होता है कि ये यूट्रस है, पियर शेप्ड, और ये जो है वो फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब पर ये ओवरी है। तो ये जो दो जो है ये दो ओवरी हैं, दो ओवरी हैं। ठीक है, दोनों तरफ एक एक ओवरी। अब मादा के अंदर जो है ओवरी वो किसके अंदर होती है? एब्डोमिनल वॉल के अंदर ही होती है ना। जो एब्डोमिनल वॉल है उसके अंदर ही होती है। ये मेल के अंदर तो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर था, पर फीमेल के अंदर ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है ना। तो यानी कि अमाशय गुहा जो है, अमाशय गुहा के अंदर ही होता है, उसके निचले भाग पर, अमाशय गुहा के निचले भाग पर होता है। ठीक है, तो क्या होता है? एक जोड़ी ओवरी, एक ये और दूसरी ये, एक जोड़ी हो गई, दो ओवरी मतलब एक जोड़ी ओवरी। फैलोपियन ट्यूब होती है, तो ये जो है ये ओवरी है और ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब। तो एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब, एक ये रही और एक ये रही, एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस, ये यूट्रस है, यूट्रस बच्चेदानी जिसको हम बोलते हैं, देसी भाषा में क्या कहते हैं? बच्चेदानी। जो बच्चा है, फीटस जो है वो यहीं पर पलता है, यहीं रहता है, यूट्रस के अंदर ही, है ना। और एक वेजाइना होता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है, तो जब हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया करेंगे तो उसके साथ पढ़ेंगे, है ना, वेजाइना के बारे में। योनी बोलते हैं इसको, है ना, वेजाइना, योनी, एक योनी होती है। और बाह्य जनन अंग या वल्वा और स्तन, है ना, स्तन, मेमरी ग्लैंड, जिससे मां जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तन। इन सब चीजों से मिलकर के जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन या प्रजनन तंत्र बनता है। क्या क्या चीजें? एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब, एक यूट्रस, एक वेजाइना
एक सर्विक्स भी होता है जिसका जिक्र यहां नहीं किया गया, एक सर्विक्स भी होता है, एक सर्विक्स, ठीक है, और वेजाइना, वेजाइना योनि, ये चीजें जो हैं ये, और एक जोड़ी स्तन, एक जोड़ी स्तन, तो ये चीजें जो हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है ना, ये क्या है, फ्रंट व्यू। आगे से जब हम इस भाग को यहां से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, और यहां पर ये जो डिफिकल्ट सी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है वो साइड व्यू है, साइड से जब हम देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सर्विक्स दिखाया हुआ है यहां पे कि ये सर्विक्स है, ठीक है, और ये जो है ये यूट्रस दिखाया हुआ है, ये वाला जो है यूट्रस है, और यूट्रस का ये ऊपरी भाग फंडस, ये जो है यूट्रस का ये फंडस कहलाता है, ऊपरी भाग जो होता है वो फंडस कहलाता है, ठीक है, ये फंडस। ये ओवरी दिखाई दे रही है, ये ओवरी है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यहां से यहां पे आकर के मिल रही है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, और ये तो सब बोन है, रेक्टम है, सर्विक्स बताई दिया, एनस, ये सब अलग पार्ट है ना। ये जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये वाला जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, तो ये एनस दिखाई दे रहा है। ये वेजाइना है, योनि, ये वाला भाग जो है वो योनि का है, ये वाला भाग जो है वो, है ना। और ये वाला जो भाग है ये ऊपर की तरफ, ये है यूरेथ्रा, जहां से यूरिन आता है, यूरेथ्रा, ठीक। तो ये जो है वो क्या है, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। अब एक एक करके हमें इन सभी अंगों के बारे में पढ़ना है। जनन अंग, जनन अंग, तो ओवरीज जो है उसको हम बोलते हैं अंडाशय। तो अंडाशय जो है वो क्या है, बादाम रूपी, लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, ठीक है। तो अंडाशय वृषण के समान बाह्य स्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार के कार्य करता है। बाह्य स्त्रावी और अंतःस्त्रावी, वृषण जो थे टेस्टिस, ये भी यही काम कर रहे थे। बाह्य स्त्रावी के रूप के अंदर तो वो क्या कर रहे थे, वो शुक्राणु बना रहे थे, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि की तरह से काम करके शुक्राणु बना रहे थे, और अंतःस्त्रावी ग्रंथि की तरह से काम करके वो टेस्टोस्टेरोन बना रहे थे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो हार्मोन बनाती हैं, है ना, और जिनमें डक्ट नहीं होता, मतलब कोई ट्यूब नहीं होती है, ठीक है, कोई नलिका नहीं होती, बिना नलिका के वो सीधे ब्लड जो होता है, खून, उसके अंदर अपने हार्मोन को छोड़ देते हैं। और बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनके अंदर डक्ट होते हैं, नलिकाएं होती हैं, और वो हार्मोन के अलावा कुछ, जैसे या तो एंजाइम बनाती हैं, या शुक्राणु बनाती हैं, या पसीना बनाती हैं, है ना, अलग अलग चीज, अलग अलग तरह की चीजें बनाती हैं, तो वो अलग होती हैं। तो ये भी दोनों की तरह से काम करता है, यानी कि हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो अंतःस्त्रावी, बाह्य स्त्रावी के रूप के अंदर तो ये बनाती है क्या, ये बनाती है क्या, ओवम, ओवम, फीमेल गैमेट होता है ये, ओवम, अंडाणु जिसको हम बोलते हैं, है ना, अंडाणु, अंडाणु, ठीक है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में ये 2 हार्मोन बनाती है, एक प्रोजेस्टेरोन और दूसरा जो है वो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये 2 हार्मोन बनाती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अंतःस्त्रावी ग्रंथि के तरह से, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों प्रकार के करता है। मेनोपोज के उपरांत अंडाशय छोटे एवं फॉलिकल समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। मेनोपोज बोलते हैं, मेनोपोज किसको बोलते हैं,
मेनोपोज बोला जाता है जब अंडाणु बनने बंद हो जाते हैं। अंडाणु का बनना व मासिक धर्म यानी कि मेनेस्ट्रुअल साइकिल दोनों बंद हो जाते हैं, दोनों बंद हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या? मेनोपोज। मेनोपोज बोला जाता है। तो जो फॉलिकल होते हैं, है ना, जो फॉलिकल होते हैं, उन फॉलिकल के अंदर ही, वो फॉलिकल जो है वो अंडाशय के अंदर होते हैं और उन फॉलिकल के अंदर ही ओवा यानी कि अंडाणु बनता है, तो वो नहीं बनेगा। प्रत्येक अंडाशय पेल्विक गुहा, पेल्विक जो है वो बोन होती है, जो कूल्हे की हड्डी होती है उसको पेल्विक हड्डी बोलते हैं, पेल्विक हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो वो दोनों कूल्हों की हड्डियों के बीच में जो गुहा, जो कैविटी बनती है उसको पेल्विक गुहा कहा जाता है। पेल्विक कैविटी या पेल्विक गुहा की पार्श्वीय दीवार का मतलब पीछे वाले भाग में, पार्श्वीय दीवार के समीप वृक्कों के पीछे पृष्ठीय भाग में पेराटोनियम के एक भाग के द्वारा सधा हुआ पाया जाता है। कौन किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ओवरी की, अंडाशय की, कि जो अंडाशय है वो किस जगह पर उपस्थित होता है? तो पेल्विक गुहा के अंदर होता है। आप इतना याद रख लो, पेल्विक गुहा के पार्श्वीय भाग में उपस्थित होता है, पेल्विक गुहा के पार्श्वीय भाग के अंदर, यानी कि पेल्विक कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ओवरी का डायग्राम दे रखा है कि ओवरी जो है वो किस तरह की होती है। तो ओवरी के बारे में हमने पढ़ा ही था कि ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है एक। ठीक है, और ये जो है ये इसके अंदर जा रही हैं क्या? नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इसके अंदर एंटर कर रही हैं, यहां से इसके अंदर जा रही हैं, जो खून को इसके अंदर स्त्रावित करेंगी और वहां से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगी, और जो भी सेंसरी पार्ट है वो नर्व जो है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ना, इसके अंदर क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, और प्रीमोर्डिया होते हैं, प्रीमोर्डिया या प्रीमोर्डियल। तो लगभग एक ओवरी के अंदर 60 से 80 हजार प्रीमोर्डियल प्रेजेंट होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, जब फीमेल बेबी का बर्थ होता है, मादा बच्चे का जब जन्म होता है, तो जन्म से ही उसके अंडाशय के अंदर 60 से 80 हजार जो है वो प्रीमोर्डिया प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब हर महीने दोनों में से किसी एक ओवरी के अंदर, यानी कि अल्टरनेट होता है, एक महीने एक ओवरी के अंदर एक अंडाशय में, दूसरे महीने दूसरे अंडाशय के अंदर। ठीक है, लेकिन हर महीने एक ओवरी के अंदर प्यूबर्टी गेन करने के बाद, जब युवावस्था आ जाती है फीमेल के अंदर, तो उसके बाद जो है एक प्राइमोर्डियल जो है वो बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है कि ऐसे फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं, ये फॉलिक्यूलर सेल है, ठीक है, फॉलिक्यूलर कोशिकाएं। ये जो फॉलिक्यूलर कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में एक कोशिका उपस्थित होती है, अलग से, इस तरीके से। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी फॉलिकल। ये जो यहां दिया गया है, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये जो है प्राइमरी फॉलिकल, वो बदल जाता है किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में।
अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर बस फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, इसका नंबर ज्यादा हो जाता है, इनका नंबर, फॉलिकुलर सेल जो है इनका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो कोशिका है वो अंदर ही अंदर विकसित होती रहेगी, ये जो अंदर वाली कोशिका है यही अंडाणु बनाएगी आगे जाकर के, ठीक है। ये प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल, ये कहलाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, जो यहां पर दिया हुआ है कि ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ये वाला भाग जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। और फिर बनाता है मैच्योर फॉलिकल, है ना, फिर क्या बनता है, मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल कुछ इस तरीके से होता है, ये बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, इस तरीके से फॉलिकुलर सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स है यहां पर अंदर इसी दौरान जो है वो क्या बन रहा होता है, अंदर जो है वो इसी दौरान बन जाता है अंडाणु, ओवा, ओवा या अंडाणु, ठीक है, ओवा या अंडाणु बन जाता है इसी के अंदर, ठीक है। और ये इस तरह से इसको फॉलिकल सेल्स इसको भी यहां से कवर कर लेती है ऐसे, और ये बन जाती है फॉलिकुलर गुहा, ये वाली फॉलिकुलर गुहा। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है जो पूरा ये यहां इतना बड़ा दिखाया हुआ है ना। ये तो फॉलिकुलर सेल हैं, ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही हैं टिक 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 से, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं चारों तरफ, ठीक है। ये फॉलिकुलर गुहा है और ये इसके अंदर ओवम है ना, इसके अंदर जो है वो क्या बन गया, ये ओवम, ओवा बन गया, ये ओवा बन गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या होता है, ये रैप्चर होता है। जो ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल जो है या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या होता है, रैप्चर हो जाता है और इसमें से ओवम जो है वो बाहर निकल जाता है। ओव्यूलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये ओवम जो है वो बाहर निकल गया, ओवम बाहर निकल गया, अंडाणु जो है वो बाहर निकल गया। जो बची हुई कोशिकाएं हैं, ये जो बची हुई कोशिकाएं हैं ये बनाती हैं कार्पस ल्यूटियम, ये बनाती हैं कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये एक येलो कलर्ड बॉडी होती है जिसके अंदर ब्लड भी होता है। और कार्पस ल्यूटियम जो है ये रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन। हमने पढ़ा था कि दो हार्मोन रिलीज करती है ओवरी, एक तो कौन सा, प्रोजेस्ट्रॉन, ये रिलीज करता है कार्पस ल्यूटियम, और दूसरा हार्मोन हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन। तो ये जो फॉलिकुलर कोशिकाएं होती हैं ये बनाती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन बनाती हैं। फॉलिकुलर कोशिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती हैं और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज करता है। इनके काम क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, जब हम मासिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो इनके फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कॉर्पस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, युग्मक दोनों गैमेट जो है, मेल गैमेट यानी कि शुक्राणु और फीमेल गैमेट यानी कि अंडाणु, अगर इन दोनों का निषेचन नहीं होता है, इनका अगर निषेचन नहीं होता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये मासिक धर्म के 25वें दिन टूटना शुरू होता है और 27वें 28वें दिन लगभग पूरे तरीके से टूट जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है। ये दिखा रखा है डीजनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम, जो बनाता है आगे जाकर के कार्पस एल्बिकेन्स, यानी कि ये टूटना शुरू हो जाता है 25वें दिन, 5th डे, किसके, मासिक धर्म के 25वें दिन ये टूटना शुरू हो जाता है और 28वें दिन तक ये कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्बिकेन्स के अंदर। प्रोजेस्ट्रॉन विथड्रॉ हो जाता है, यानी कि अब कार्पस ल्यूटियम नहीं है तो प्रोजेस्ट्रॉन भी सीक्रेट नहीं हो रहा, तो फिर जो है वो मासिक धर्म की शुरुआत होती है, अगले मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, है ना।
तो आज के लिए इतना ही, और कल जो है वो हम फिर और आगे करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कल मिलते हैं।